चलिए देखिए, ये लुसेंट जीव विज्ञान का क्लास है और इसमें हम देखेंगे पुस्तक के कंसेप्ट को ही देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो यार, जीव विज्ञान का मतलब जीव से संबंधित ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें कोई नया बात नहीं है, ठीक है ना। बायोलॉजी शब्द बना है या लैटिन के दो शब्द से, एक है बायो और दूसरा का नाम है लोगोस, जिसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन। इनमें कोनो बड़ी बात नहीं है। दिया कौन था ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है ना। और इस शब्द का प्रयोग वो लोग तो किया, तो यहाँ पर ये बात काम चल जाएगी इतना से, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जीव विज्ञान की शाखा के बारे में है। इसमें से बहुत सारे आपको याद होगा और बहुत सारे याद नहीं भी होगा। हम एक एक बार चलते हैं लेकर। बोला जरा एपी कल्चर, मधुमक्खी, सेरीकल्चर, रेशमी कीट, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, माइकोलॉजी, कवक अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवाल अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अब देखिए, एंथो से एक शब्द बनता है एंथर। एंथर मतलब जानते हैं, एंथर पाया जाता है पुष्प में। पुष्प का जननांग है एंथर। तो उसी से इसका नाम बन जाता है क्या चीज, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी ए फलों के अध्ययन को, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन को इथियोलॉजी कहा जाता है, कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है, काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी और घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी, और पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। अब देखिए, ये जो शब्द है ना, ये सब लैटिन शब्द है, ठीक है ना। लैटिन शब्द है तो यार, इसको रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि जीवबद के मतलब जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान किसने सबसे पहले किया। तो याद रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जीव विज्ञान का जो विकास किए थे वह ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु थे, ठीक है। इनका समय रह रहा है यह 384 से 322 बीसी रह रहा है। अब क्रमबद्ध विकास करने का मतलब क्या हुआ, जानते हैं इन्होंने क्या किया? तो जीव जंतु के ये विभिन्न पक्षों के बारे में अपने पुस्तक में लिखे। इनके पुस्तक का नाम था क्या छे, हिस्टेरिया एनिमिलियम नाम के पुस्तक था, उसी में लिखे। तो इसको क्रमबद्ध कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। ये सब आप जानते होइएगा, ठीक है। अब देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो ये भी आपको मालूम ही होगा, मेंडल। जीव सिद्धांत का खोज किसने किया था? ये मार्गन। जीव सिद्धांत को ही आधुनिक अनुवांशिकता कहा जाता है। उत्परिवर्तन का ह्यूगो डी ब्रिज, कोशिका सिद्धांत का स्लाइडेन सवान, जीव द्रव्य सिद्धांत का तो हर्टविग, जीव द्रव्य सिद्धांत का, उपार्जित लक्षणों का
वंशानुगति सिद्धांत लैमार्क किए थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन किए थे। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस दिए थे। वाटसन क्रिक क्या किए थे ना, तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल खोजे थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है, बोला जा रहा है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया। पहला को जंतु समूह बोला गया और दूसरा को वनस्पति समूह बोला गया। फिर लिनियस साहब आए। लिनियस ने भी अपने पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा। ये भी उसी की तरह पादप जगत और जंतु जगत नाम दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण का नींव पड़ी, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद दिमाग में खलबली मच जाना चाहिए। काहे कि जब अरस्तु भी जीव को दो भाग में बांटा, जंतु और वनस्पति, लिनियस भी जीव को दो भाग में बांटा, जंतु और पादप, तो फिर लिनियस को काहे पिता कहते हैं, अरस्तु को काहे नहीं कहते हैं? तो इसके पीछे कारण सुनिए। ठीक है ना, ये बस इतना बताया ना कि एक जंतु जगत होता है, एक वनस्पति जगत होता है। ठीक है ना। लिनियस साहब आए ना, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि यस, ये है जंतु जगत और ये है पादप जगत। लिनियस साहब थे ना, वो ये जंतु जगत है ना, इसको 22 वर्गों में बांटा। ये पादप जगत है ना, इसको 6 वर्गों में बांटा। अभी जंतु में जो 22 वर्ग है, उसी में एक वर्ग मनुष्य आता है। इतना भी लिनियस इतना तक संतुष्ट नहीं हुआ। लिनियस जब उसने द्विवर्गीकरण किया था, तो उसमें जाति शब्द का प्रयोग किया, गण शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर वर्ग शब्द का प्रयोग कर ही लिया है, किंगडम शब्द का प्रयोग कर ही लिया है। तो आधुनिक वर्गीकरण में जो 6 गो यूनिट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं लिनियस के द्वारा दिया गया यूनिट है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना, आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अरस्तु तो सिंपली केवल जंतु जगत, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि अरस्तु जो किया ना, वो एक बचकाना हरकत किया जो एक बच्चा कर सकता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिनियस के बाद और लोगों ने वर्गीकरण किया, जिसमें लिनियस का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पे नहीं चर्चा किया जा रहा है। लिनियस का वर्गीकरण का वो द्विजगत वर्गीकरण किए थे लिनियस। ठीक है, इनके बाद आर.एच. व्हिटेकर साहब आते हैं 1969 में, और ये 5 जगत वर्गीकरण लाते हैं। ठीक है, अब 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन था, तो मोनरा था, प्रोटिस्टा था, पादप था, कवक था, जंतु था। ठीक है, तो इसमें मोनरा ओनरा के बारे में तो सब कोई जानते ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। इसमें क्या होता है, केवल प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसमें जो जीव आता है उसमें से कुछ प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं और कुछ परपोषी की तरह जीवन यापन भी कर लेते हैं। एपोर्टिस्टा में बात करें तो इसमें एक कोशिका वाला प्लस में यूकैरियोटिक आता है। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इसमें भी जो जीव आते हैं वो भी उसमें से भी कुछ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं ना, परजीवी के रूप में भोजन बना लेते हैं। लेकिन ई वर्ग का एक सबसे बड़ी जीव है युगलीना। ई है ना, ई प्रकाश मिलेगा तो भोजन भी बना लेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा ना तो ये परजीवी के रूप में दूसरों से काम चला लेगा। इसलिए युगलीना को क्या कहा जाता है ना, जंतु और पादप के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जंतु वह जो दूसरे से भोजन ले ले, पादप वह जो स्वयं भोजन बना ले। चूंकि ये दोनों करता है इसीलिए इसको कड़ी कहा जाता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। पादप के बारे में अब हम क्या आपसे बोले, बहुकोशिकीय होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, शैवाल तो पादप ही है। अब कवक के बारे में बात करते हैं तो कवक के बारे में बात करें तो कवक क्या होता है ना, कवक में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। वो कोशिका भित्ति को यदि हटा दिया जाए ना तो कवक को उठाकर जंतु जगत में रखने में कोई हर्ज नहीं होता। जंतु जगत से भिन्न उसको इसीलिए रखा गया है ना ताकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु जगत में नहीं पाई जाती है, सिर्फ एक कोशिका भित्ति वाले के चलते। इसका मतलब यही हुआ कि जंतु के भांति कवक जो होता है वह भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, परजीवी रहेगा। अब चलिए वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। आधारभूत का मतलब सबसे निचला तल पर जाति रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्विनाम पद्धति यहाँ पर आ रहा है। 1753 का घटना है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जिनको क्या कहते मतलब किनको कहा जाता है तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया, ठीक है ना। बोला कि जीवों का नाम द्विनाम पद्धति पर लिखा जाए जिसमें पहला जो शब्द होगा उसके वंश का नाम को इंडिकेटेड करेगा और जो दूसरा शब्द होगा वो उसके जाति का नाम इंडिकेटेड करेगा, ठीक है ना। अब बोला कि इन दोनों के बाद आप क्या लिखिएगा ना, जो वैज्ञानिक नाम दिया है उसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिएगा, मानव सेपियन को क्या बोला जाता है, मानव का होमोसेपियन लीन, अर्थात होमो क्या है वंश का नाम है, सेपियन जाति का, लीन से लीनियस शब्द आता है, ठीक है। लीनियस शब्द इसलिए आता है क्योंकि लीनियस ही मानव का सबसे पहले नाम रखे थे, होमोसेपियन। आगे बात किया जाए तो आगे बोला जा रहा है कि देखिए क्या हो गया, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि मनुष्य के बारे में, मतलब कुछ नाम है जैसे मनुष्य का होमोसेपियन हो गया, मेढक का राना टिग्रीना हो गया, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका हो गया, कुत्ता का कैनिज फैमिलीज हो गया, गाय का बुस इंडिकस हो गया, मक्खी का मूस्का डोमेस्टिका हो गया, ये सरसों का ब्रासिका कम्पेस्टिज हो गया, चना का साइसर एरिस्टीनम हो गया, मटर का पिजम सेटिवम हो गया, गेहूं का टेट्रिकम एस्टिवम हो गया, धान का ओराइजा सटाइवा हो गया, आम का तो सबको मालूम ही होगा। बात करेंगे कोशिका विज्ञान के ऊपर तो सबसे पहले बात होगा जीव द्रव्य। यार जीव द्रव्य क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो कोशिका के अंदर जो जीव मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है ना उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। इसमें कोई हाथ पाँव का चीज नहीं है। नामकरण कौन किए थे, पुरकिंजे किए थे, पुरकिंजे किए थे इसका नामकरण। कब, तो 1808 मतलब 39 में। ये कैसा होता है तो गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है,
पारभासी होता है, लसलसा होता है, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी में होती है, इसी के द्वारा नहीं होती है, इसी में होती है। इसलिए जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को कहा जाता है। जीव द्रव को दो भागों में बांटा जाता है। एक वह जो केंद्रक में पाया जाता है, उसको केंद्रक द्रव या फिर साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और एक वह तो मतलब जो केंद्रक से बाहर पाया जाएगा उसको साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक में पाया जाएगा उसको न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव में क्या पाया जाता है ना, तो इसका 99% जो भाग है ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन है यह 76%, कार्बन है यह 10.5 10.5%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 2.5% होता है। तो कार्बन 10.5% पाया जाता है कार्बन। उसके बाद जो ऑक्सीजन है 76%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जबकि जीव द्रव का 90% भाग जल होता है। जीव द्रव में जो पदार्थ होते हैं उनको कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में बांटा जा सकता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है वह कम होता है और अकार्बनिक पदार्थ होता है वह ज़्यादा होता है। तो अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात होता है 18:19 होता है। इसके बाद है कि कोशिका अर्थात सेल के बारे में बात करें तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका जीवन की। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद देखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जो शब्द है ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, घटना है 1665 का। उसने कॉर्क में कोशिका का खोज किया था। वहीं जीवित कोशिका के बारे में बात करें, लेवेन हॉक ने 1674 में खोजा था जीवित कोशिका के तालाब के जल में। यहाँ पर सेवाल स्पाइरोगाइरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे लेवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। ठीक है ना, तो स्पाइरोगाइरा को देखा था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1838 से 39 में हुआ था। स्लाइडेन और सवान ने किया था। समझ में आया ना? तो देखिए इन्होंने सिद्धांत का तो प्रतिपादन कर दिया, लेकिन इनसे एक प्रश्न पूछा गया तो यह फेल कर गए। ठीक है ना, प्रश्न यही था कि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होती है। तो इसको बताया किसने? इसको रॉबर्ट बिचरो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका या पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। अब कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और समान द्वारा दिया गया वह क्या क्या है? तो सभी जीव होता है ना, या कोशिका का बना होता है। ठीक है ना, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाएं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता अर्थात कंट्रोलर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो देखिए कि इसमें कोशिकाएं बैक्टीरिया, नील हरितज्वार, माइक्रोप्लाज्मा और प्लूरो निमोनिया श्रमजीवी मिलते हैं।
इनका मूलभूत जो संगठन होता है आकार में भिन्नता के बावजूद एक समान होता है। मतलब मूलभूत जो संगठन होता है ना, वो लगभग लगभग समान होता है, भले आकार अलग अलग हो जाए, कार्य अलग अलग हो जाए। उसके बाद सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। तो आपको तो मालूम होगा कि सबसे ऊपर कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म आपको मालूम है ना क्या होता है, केंद्रक से बाहर जो द्रव पाया जाता है उसी को बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म एक क्या होता है, मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है और इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब समझ गए होइएगा आप। उसके बाद देखिए अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, ये मुख्य रूप से नग्न एवं केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, मतलब इधर उधर फैले रहता है। इसके बाद जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक जीनोमिक डीएनए होता है, इसके अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए बैक्टीरिया में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। इस डीएनए तंतुओं को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड कहा जाता है, मतलब कुछ विशिष्ट डीएनए पाए जाते हैं जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। इनमें से एक परजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। जो एक होता है वो क्या होता है, परजीवी के प्रतिरोधी होता है। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु के बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। मतलब सिर्फ राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, बाकी और सब नहीं पाए जाएंगे। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर क्या चीज बैक्टीरिया में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाता है। तो एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। जो बाह्य परत है एक ग्लाइकोकेलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव झिल्ली होता है। चूंकि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग होता है, पर यह तीनों एक साथ मिलकर सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा इकाई के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीला आच्छाद होती है जिससे अपौंग परत है, नहीं जिसे अपौंग परत कहते हैं, और दूसरे में यह मोटी एवं कठोर आवरण के रूप में होती है जिसे संपुटिका कहा जाता है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं के आकार का निर्धारण करती है। तो कोशिका का आकार का निर्धारण कोशिका भित्ति करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो बैक्टीरिया को फटने तथा निष्पादित होने से बचाती है। अब देखिए जीव द्रव झिल्ली का प्रकृति में अर्धपरागम्य होता है। इसको कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव झिल्ली के कोशिकाओं में फैलाव से बनती है उसको क्या कहा जाता है, मेसोजोम कहा जाता है।
मतलब देखिए एक विशेष संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिकाओं में फैलाव से बनती है उसको मेसोजोम कहते हैं और यह फैलाव पुटिका, नलिका तथा पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रकृति एवं इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है या श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लॉक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। उसके बाद है कि जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसको कशाभिका कहते हैं। कोशिका भित्ति जैसी क्या मिलती है? पतली संरचना मिलती है जिसको क्या कहा जाता है? कशाभिका कहा जाता है। उसके बाद है कि जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या एवं विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। बैक्टीरिया कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। एक को तंतु, एक को अंकुश और एक को आधारीय शरीर कहा जाता है। जो तंतु होता है यह कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में कशाभिका का 3 भाग होता है जिसमें से एक को तंतु, एक को अंकुश और एक को आधारीय शरीर कहा जाता है। और तंतु होता है कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है। राइबोसोम होता है, एक कहाँ होता है? कोशिका के जीव द्रव्य झिल्ली से क्या होता है? जुड़ा होता है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि ये होता है, ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। क्या भाई? राइबोसोम। और 2 उप इकाइयों में मतलब 50S और 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। मतलब अलग अलग रहेगा तो 50-30 का रहेगा, जब मिल जाएगा तो 70 का बन जाएगा। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर मतलब जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं जो बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। अब बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहन आरएनए से जुड़कर या संबंध होकर एक श्रृंखला बनाता है जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुराइबोसोम का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में क्या रहता है ना? संचित रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होता है। यह झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फॉस्फेट कणिकाएं और साइनोफाइसिन कणिकाएं। गैस राजधानी नील हरित, बैंगनी तथा हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। गैस जो राजधानी है यह नील हरित, बैंगनी तथा हरी प्रकाश संश्लेषित
जीवाणुओं में मिलती है। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक, तो देखिए कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। तो मतलब इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्या चीज होती है? क्रोमेटिन होती है, केंद्रिका होती है। अब यहाँ पर अंतर दिया है दोनों में, इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बना होता है प्रोकैरियोटिक में, वहीं यूकैरियोटिक में बात करें तो सेलुलोज का बना रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहेगा, लेकिन यूकैरियोटिक में रहेगा। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S का रहेगा, वहीं यूकैरियोटिक में 80S का रहेगा। गोल्जिकाय हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये तीनों का तीनों नहीं होगा। इसमें डीएनए होगा या एकल सूत्र के रूप में होगा, और इधर होगा या दोहरे सूत्र के रूप में रहेगा, पूर्ण विकसित रहेगा। इसके अलावा देखिए कुछ मतलब कशाभिका केवल एक तंतु के रूप में रहता है, इधर 11 तंतु होता है कशाभिका में। केंद्रिका नहीं रहेगा, इधर इधर नहीं रहेगा, वहीं इधर रहेगा। सेंट्रियोल इधर नहीं रहेगा, इधर रहेगा। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है, झिल्ली से होता है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होगा और किसकी सहायता से होगा? प्लाज्मा झिल्ली से। लिंग प्रजनन के बारे में बात करें तो नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में थायोकाइड में होता है, यूकैरियोटिक में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो पौधा का भोजन क्लोरोप्लास्ट में बनता है, पौधा यूकैरियोटिक है। इतना तो सबको मालूम होगा ना। तो बस प्रोकैरियोटिक में याद रखना है कि थाइलेकाइड में होता है कोशिका विभाजन, जो प्रोकैरियोटिक में होता है अर्धसूत्री प्रकार का। इधर अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बात हो जाएगी कोशिका के मुख भाग के ऊपर। ठीक है ना, कोशिका के मुख भाग के ऊपर तो सबसे पहले कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार, यह कोशिका को क्या देता है? निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। निश्चित आकार एवं आकृति बनाए में सहायक होता है, और कोशिका सहायक होता है। और जो बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति होता है, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति या पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान का क्या चीज? कोशिका भित्ति। अब पेप्टिडो का मतलब ग्लाइकोन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, और पेप्टिडो क्या है? प्रोटीन है। वही तो बात है। उसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। यह झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने वाले तथा अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली होती है, यह लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं, और बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान में
अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति में यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूना जो 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल क्रीमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वगति करता है। अब यहाँ पर बात होगी तारकाय के बारे में। इसका खोज है, ये कौन कर रहा है? बोवेरी कर रहा है। बोवेरी कर रहा है। तारकाय का खोज बोवेरी कर रहा है। ठीक है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होता है, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। आसूत्रीय विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तारकाय के अंदर। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि द्रवित जालिका के ऊपर, द्रवित जालिका के ऊपर इसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और शॉर्टकट में ER कहा जाता है। ER, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो यह होता है ना ER, ये कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलुनुमा जैसी नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है। तो आप ये क्या बोल रहा है समझ गए होइएगा कि कोशिका जो द्रव होता है ना, इसमें नाली के समान ये क्या रहा, नली जो होता है ना, नली उसी के समान फैला रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? ER कहते हैं। प्रायः राइबोसोम ER के बाहरी सतह पर क्या रहते हैं ना, चिपके रहते हैं बाहरी सतह पर। और जिसे ER के सतह पर यह राइबो मतलब जिस ER के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसको खुरदुरी ER कहा जाता है। खुरदुरी ER कहा जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति पर जो ER होता है ना, अब उपस्थिति पर नहीं, अनुपस्थिति पर मतलब राइबोसोम नहीं रहने पर जो ये ER है ना, ये चिकनी लगती है। अतः इसे चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं, मतलब चिकनी ER कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती है उसे खुरदुरी, उसमें खुरदुरी जो ER है वह बहुतायत में मिलता है। खुरदुरी ER बहुतायत में मिलता है। जो चिकनी ER होता है यह प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। लिपिड के भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकनी ER में क्या होता है ना, बनते हैं। चिकनी ER में एक हार्मोन भी बनता है जिसका नाम स्टेरॉयड हार्मोन है। ER का मुख्य काम क्या है? तो वसा प्रोटीन का संचरण करना, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो आपको तो मालूम चलिए गया होगा कि कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, किसका बना होता है? ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये दोनों का संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है? ER पर हो रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि जो आवश्यक है ना, प्रोटीन और क्या चीज, तो प्रोटीन और वसा इसी का संचरण करता है। अब देखिए सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचरण किया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में मतलब केंद्रक के विभिन्न भागों में।
अब राइबोसोम के बारे में यदि हम बात करें तो राइबोसोम का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो पादप कोशिका में कोई और किया था और जंतु कोशिका में कोई और किया था। तो पादप कोशिका में जो किया था वह रॉबिन्सन और ब्राउन नामक दो व्यक्ति ने किया था। एक घटना है 1953 का। जो जंतु कोशिका में किया था वह जी.ई. पैलेड किया था। जी.ई. पैलेड जो 1953 की घटना है, ठीक है। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो सिंपली तो ये तो रटने वाला चीज़ है, कोई समझने वाला चीज़ नहीं है। खोजा किसने? तो रॉबिन्सन और ब्राउन। जंतु में किसने खोजा? तो पैलेड खोजा। नाम किसने रखा? तो रॉबर्ट ने नाम रखा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ईआर होता है, ईआर आखिर बना किस चीज़ का होता है? ईआर तो दो चीज़, एक आरएनए और एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। आरएनए क्या होता है आपको मालूम होगा। तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ईआर बोले हैं कि राइबोसोम बोले हैं, राइबोसोम। इम्पोर्टेंट बात है कि जो राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहलाता है, लेकिन यह बना भी प्रोटीन का होता है। प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करती है? उपयुक्त स्थल प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। यह क्या है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री भी। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरितलौक, सूत्रकणिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। किस किस का चीज़ का नाम ले लिया कि जो राइबोसोम है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले तो नाम लिया है किस चीज़ का कि कोशिका द्रव्य में, दूसरा नाम लिया है हरितलौक में, तीसरा नाम लिया है सूत्रकणिका में और चौथा नाम लिया है कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। अभी आप कुछ समय मतलब ऊपर पड़े हैं कि कहाँ पर रहता है राइबोसोम, तो ईआर पर रहता है। तो ये तो मतलब सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है यहाँ पर ईआर पर लिखा है, ये तो सही है। लेकिन एक बात बताइए, ये पहला नंबर पे जो बोला है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है, तो कहीं आपको मिला है क्या कि कोशिका द्रव में भी ईआर रहेगा? आप तो यहीं पढ़े हैं ना कि कोशिका द्रव में ईआर नहीं रहेगा, मतलब आप यहीं पढ़े हैं ना कि राइबोसोम होता है ईआर पर रहता है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया राइबोसोम कहाँ रहेगा? कोशिका द्रव में रहेगा। तो ये हजम हो रहा है। तो हजम इसलिए नहीं हो रहा है ना, इसको हजम कराइए, हम बता रहे हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना, तो उसमें ईआर होता है, इसलिए राइबोसोम ईआर के ऊपर बैठा रहेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, उसमें ईआर होता ही नहीं है। तो उसमें होता ही नहीं है तो राइबोसोम क्या करेगा? उसी तरह कोशिका द्रव में तैरते रहेगा। मतलब ये घटना वैसा ही हो गई कि यदि तालाब में नाव है तो आप नाव पर बैठ जाइए। यदि तालाब में नाव ही नहीं है लेकिन आपको तालाब में उतरना है, तो उसी तरह तालाब में जाकर तैरते रहिए। तो अब मेरे ख्याल से हजम हो गया होगा क्या बोल रहा है। हरित लौ के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल को हरित लौ कहा जाता है और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसको इन तीनों चारों चीज में क्या है ना, राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80S का पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है। एस क्या है ना, यूनिट होता है, यूनिट इकाई जिसे मापा जाता है। अवसादन गुणांक भी इसे कहा जाता है। ये अवसादन गुणांक का क्या है ना, एस द्वारा मतलब संकेत में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यह अपरोक्ष रूप से आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। मतलब एस क्या चीज से संबंधित है? तो आकार और घनत्व को क्या करता है ना, व्यक्त करता है। अब देखिए जो आरबीसी का नाम सुने हैं, आरबीसी का नाम तो हाँ जरूर सुने होइएगा। तो स्तनी का जो आरबीसी होता है ना, उसमें राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य
अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। बड़ी डेंजर ये फैक्ट है। जो आरबीसी कण पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है ना। आरबीसी कण के अंदर, आरबीसी भी क्या है, एक कोशिका होता है, उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्तनी तो आप समझ रहे हैं, जो मतलब क्या मतलब बच्चा जो जन्म देता है लोग, इसमें जो आरबीसी होता है ना, उसमें ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, ना ही आरबीसी मतलब ना ही राइबोसोम पाया जाएगा। जब राइबोसोम पाया ही नहीं जाएगा तो क्या उस पर प्रोटीन बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो वही बात है कि ये आरबीसी होता है, यह प्रोटीन ही नहीं बनाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो खोजा था अल्टमैन, 1886 की घटना है। बेंडा ने इसका नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। श्वसन स्थल काहे होता है? काहे कि यहीं पर क्या होता है ना, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कई गो हो जाएगा कोशिका में, ये नहीं मालूम है, ठीक है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का मतलब अब जानते हैं क्या हो गया, मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ऊर्जा रहेगा उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीकरण से अभिक्रिया करेगा, टूट जाएगा, टूटेगा तो ऊर्जा देगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, लगभग बोला जाता है कि 38 एटीपी ऊर्जा देता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, इसी में क्या होता है ना, एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा तो ऐसे एक बाह्य झिल्ली हो जाएगी, जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें ऐसी संरचना बना रहता है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना। एक क्रिस्टी में क्या पाया जाता है ना, तो एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया इस एटीपी मतलब इस क्रिस्टी में होता है, ठीक है। इसे कोशिका इंजन भी कहा जाता है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक के भीतर प्रोकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु तथा कुछ आरएनए, साथ ही साथ राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। इन्हीं सभी कारण से इसको क्या कहा जाता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह विखंडन द्वारा विभाजित होती है, विखंडन द्वारा विभाजित होती है। तो समझ गए होइएगा आप। डीएनए केंद्र के अलावा कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हरित लौक में पाया जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम तो पता चलिए गया है, ईआर पर, क्लोरोफिल पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब हम बात करते हैं गोल्जी का क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। यह क्या होता है ना, सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है या फिर थैलियों का बना होता है। कहने का मतलब ऐसे ऐसे इसमें नालिका बना रहेगा, इस सब नालिका रहता है, ऐसे 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 में जो मटेरियल होता है उसका श्रवण होता है, ठीक है ना। मतलब बहता है या फिर ले जाया जाता है या लाया जाता है या पहुंचाया जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में क्या होती है ना, पैकिंग की जाती है। तो मतलब एकदम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं ना, दही मत बनाइएगा,
स्पष्ट समझिएगा। सबसे पहले हाई प्रोटीन की चर्चा हो रही है, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। और भी जो अन्य पदार्थ है जिसका संश्लेषण अलग अलग जगह होगा, उन सभी पदार्थों को यह क्या करता है ना, पैकिंग करता है, पैक करता है, ठीक है ना। इसको आवश्यक जगह पर या फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है, ठीक है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। अब देखिए, बाहर स्रावित होने का मतलब, मान लीजिए कोई बेकार पदार्थ है, कोशिका में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, ये गोल्जिकाए कि उसको पकड़ेगा और बाहर उठाकर कोशिका झिल्ली के माध्यम से पहुंचा देगा कि तू बेकार चीज़ है, जा भाई, मेरे अंदर ना रहा कर, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए, गोल्जिकाए है ना, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक को हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है कि रोड पर जब भीड़ भाड़ लग जाए तो मतलब कंट्रोल करता है, कुछ लोग को उठाकर बाहर फेंकता है, कुछ लोग को अंदर करता है, कुछ लोग को एक निश्चित दिशा में चलाता है। तो यही काम है इसका कि कोशिका में जो बेकार चीज़ इसको दिखाई देने लगेगा कि कोशिका है ना एकदम जाम हो चुका है, तो उठाकर फेंकना बाहर चालू करेगा बेकार चीज़ों को और आवश्यक चीज़ों को पकड़ कर लाएगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है इसको, या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो देखिएगा, कोशिका भित्ति, आप कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं ना, तो अवश्य जानते होइएगा। लाइसोसोम के बारे में भी नहीं जानते हैं तो खैर आगे आएगा। तो उसका निर्माण भी करता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ना कि सबसे पहले ये जो कंसेप्ट यहाँ पर दे रहा है इसको गोली मारिए, ठीक है ना। कुछ हमारे प्रश्नों को जवाब दीजिए। जैसे 2 चीज़, एक हो गया कोशिका झिल्ली और दूसरा हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है और कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है ना। अब इसका आंसर सुनिए। आंसर यही है ना कि जो कोशिका झिल्ली होती है यह 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है लिपिड, जिसको वसा कहा जाता है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है इसमें लिपिड नहीं होता है और यह केवल 2 ही चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या चीज़, प्रोटीन, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यदि डाउट लगे तो यार किताब निकाल कर देखो, उसमें यही लिखा गया है, इसी लुसेंटे में अभी तुम ऊपर पढ़े हो। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है ना, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या क्या कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या बोला गया है कि साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है ना, संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट जानते हो क्या बोला जाता है? जटिल शर्करा को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। साधारण शर्करा का मतलब ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है। और जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या करता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन बना लेता है, ठीक है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, आपको मालूम है ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन में यदि लिपिड मिला दोगे तो कोशिका झिल्ली बना देगा, और सिर्फ एक ग्लाइकोप्रोटीन को छोड़ देंगे तो जाके कोशिका भित्ति बना देगा। अर्थात देखो, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका आ रहा है, किसका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना।
तो देखिएगा, जब यहाँ पर क्या बोला गया, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और गोल्जी काय है ना, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों का निर्माण कौन कर देता है, गोल्जी काय कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आएगी किसका, लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए सिंपली याद रखिएगा कि डी डुबे नामक वैज्ञानिक इसका खोज किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए सूक्ष्म होता है, गोल होता है, एक हरी झिल्ली से घिरा थैली जैसा संरचना होता है। अरे भाड़ में जाए, सेंटेंस कहीं से उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसका निर्माण है ना सेनोप्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में होता है। तो देख लीजिएगा, ये बड़ी धांसू कंसेप्ट है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय में होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ पर होता है, ये तीन चीज याद रखिएगा कहाँ पर होता है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। और जिस विधि से हो रहा है लाइसोसोम का निर्माण, उस विधि को क्या कहा गया है ना, तो सेनोप्टन विधि, सनोप्टन विधि कहा गया है, ठीक है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, उसके बाद है लाइपेजेज, उसके बाद है प्रोटोएसेज तथा कार्बोहाइड्रेजेज, ये सब क्या है ना, जल अपघटनीय एंजाइम है। मतलब ये जल को क्या कर देता है ना, अपघटन कर देगा। जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होता है, अम्लीय परिस्थितियों में, मतलब याद रखिएगा लाइसोसोम ज़्यादा काम करेगा अम्लीय परिस्थिति में। इसका मतलब क्षारीय परिस्थिति में यह निष्क्रिय हो जाएगा, यह काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ ही साथ लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में क्या है ना, सक्षम है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ का नाम लिया जा रहा है, इसमें क्या है ना, बहुत सारा अंतर है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा एंजाइम हो गया, एंजाइम से तो आप परिचित है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में क्या है ना, सक्षम है। अब एक प्रश्न हम अपने मन से बता दे रहे हैं कि क्या हार्मोन का पाचन ये कर देगा, हार्मोन का, तो बोलिएगा हाँ कर देगा। अब पूछिए कि यहाँ पर तो हार्मोन नहीं दिया है, तो कोई बात है नहीं दिया है, सभी हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं होते हैं, तो हार्मोन नहीं होते हैं। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। इसको आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो आपको मालूम ही होगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि स्तनधारियों के जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है स्तनधारियों के आरबीसी में। अब लवक के बारे में बात करते हैं तो लवक केवल किस में होता है, पादप में होता है। चूँकि पादप को हरा, पीला, लाल ये सब रंगीन करने में लवक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। यदि जंतु में होता तो जंतु भी हरा, पीला, लाल होने लगते। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि गाय क्यों कोई लाल होती है, कोई वाइट होती है, तो यार वो दूसरे कारण से होता है, उसमें क्लोरोफिल की भूमिका नहीं होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिर्फ किस में होता है, लवक किस में होता है, तो पादप में होता है। यह तीन प्रकार का होता है, एक क्लोरोफिल होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिस बॉडी में रहता है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है ना। इसकी बड़ी आसानी से इसका अंतर को देख लीजिएगा। जो ये क्लोरोप्लास्ट है यह हरा रंग का होता है, ठीक है ना।
इस हरा रंग में मतलब इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरा रंग का होता है। हरा रंग का इसलिए होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पदार्थ रहता है ना वो क्लोरोफिल होता है और हरा रंग का होता है। वहीं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करता है। अब पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लौह को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ऊपर ही बताया जा चुका है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित होता है और इसे स्व प्रकृति के लिए योग बनाती है, मतलब दोनों पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज लोहा मैग्नीज है, मैग्नीज लोहा कॉपर तत्व पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज लोहा कॉपर पाए जाते हैं। पत्तियों का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है ना। कैरोटीन क्या है, तो यह देखिए क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन क्रोमोप्लास्ट है। अब बात करते हैं अवर्णी लौक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले रंग का काम नहीं करता है, एकदम रंगहीन होता है। पौधे के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं ना, वंचित होते हैं, मतलब जड़ में पाया जाता है, ठीक है ना। भूमिगत तना में, भूमिगत तमना का मतलब हो गया कि जो तना जमीन के अंदर हो, मिट्टी में हो, ठीक है ना। जैसे आलू का जो आलू होता है जो खाया जाता है, आलू का पौधा का वह भाग जो खाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना नहीं कहते हैं। ये क्या करता है ना, यह भोजन संग्रह का कार्य करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। आलू में भोजन नहीं होता है, प्याज में भोजन नहीं होता है, बादाम भोजन नहीं है। तो ये सब क्या है, ये वर्णी लौक उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए अब भोजन संग्रह का मतलब तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यानी इसमें मंड का मतलब स्टार्च, वसा, प्रोटीन, कणिकाओं का संग्रह होता है। और भी कोई भोजन का घटक है तो आप इसमें बता सकते हैं। अवर्णी लौक है तो यह रंगीन लौक होता है, यह प्राय लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं और पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, बीज हो गया, फल भित्ति हो गया, उसी में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए और क्या बोला जा रहा है, तो टमाटर में लाइकोपीन के बारे में बोला जाता है, लाइकोपीन। गाजर में क्या बोला जा रहा है, गाजर में कैरोटीन बोला जा रहा है, चुकंदर में विटामिन बोला जा रहा है। अब देखिए वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के प्रादुर्भाव से बचाने वाला जो वर्णक है वह कौन है, तो फाइकोसाइनिन है। यह एक फैक्ट है, नो यहाँ पर समझने वाला चीज़, ये रटने वाला चीज़ है, फाइकोसाइनिन, ठीक है ना। इसको क्या समझिएगा आप। अब रसधानी के बारे में बात करते हैं तो देखिए यह बोला जा रहा है कि यह कोशिका में निर्जीव संरचना होती है और इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में अनेक एवं बहुत छोटा होता है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का क्या होता है, 90% भाग होता है, मतलब पादप कोशिका का सबसे बड़ा हिस्सा होता है रसदानी। एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ जीव में यह क्या करता है ना, रसदानी उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। केंद्रक के बारे में आइए तो देखिएगा ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण अंग कोशिका का। खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन, लगभग 1830 की घटना है जिसमें उन्होंने खोज किया था, ठीक है। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का प्रबंधक के समान कार्य करता है। प्रबंधक शब्द नहीं समझिएगा तो कंट्रोलर शब्द समझिए। कंट्रोलर क्या बोलते हैं, कंट्रोलर जो है ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
अब देखिए जो केंद्रक द्रव्य होता है ना, उसमें धागेनुमा संरचना पाया जाता है, मतलब धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। तो सुनिएगा, ये हो गया आपका क्या ना, केंद्रक। तो इसमें ऐसे जाल के समान, धागा के समान बिखरा दिखाई देगा कुछ पदार्थ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ना, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन धागा कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। जो क्रोमेटिन नाम है फ्लेमिंग दिया था, फ्लेमिंग दिया था, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है हिस्टोन नामक प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। तो मतलब ये किससे बना रहेगा, प्रोटीन और डीएनए से बना रहेगा, प्रोटीन और डीएनए से बना रहेगा, ठीक है। एक बात बताइए कि वो कौन ऐसा संरचना है जो प्रोटीन और आरएनए से बना रहता है? याद है आपको, अभी पढ़े हैं, उसको बोलते हैं राइबोसोम। और जो प्रोटीन और डीएनए से बना रहेगा उसको बोलते हैं क्या, केंद्रक। अब प्रोटीन में कौन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। अब देखिए जब धागा के बारे में बात करें तो जब कोशिका विभाजन के समय आता है ना, तो ये क्रोटीन होता है ना, क्रोटीन नहीं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और इसी टुकड़े को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक धागा का टुकड़ा यहाँ से छटका, एक धागा का टुकड़ा यहाँ से छटका, एक धागा का टुकड़ा यहाँ से छटका। अब एक बात बताइए, इसको क्रोमोसोम कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम क्या चीज का बना होगा, तो मत सोचने लगेगा जिससे धागा बना था उसी से ये भी बना होगा। तो मतलब प्रोटीन और डीएनए से बना रहेगा, ठीक है ना, क्रोमोसोम, ठीक है। अब आगे बोला जाएगा यहाँ पर क्या, तो देखिए बोला जाएगा कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। अभी धागा है ना, तो ऐसा बात नहीं है कि अपना मन से जय खंड में बंटना चाहेगा तय खंड में बंट जाएगा। ये निश्चित है कि इस जीव में इतना ही खंड में बटेगा और इतना ही क्रोमोसोम होगा। जैसे मानव में 23 गो जोड़ा होगा, चिंपांजी में 24 गो जोड़ा होगा, बंदर में 21 गो जोड़ा होगा। तो मतलब ये बढ़ता है तो फिक्स संख्या में बढ़ता है, ये नहीं कि एकदम 1 करोड़ में बढ़ जाए, ठीक है ना। अब देखिए गुणसूत्र आप समझ गए क्या होता है। अब गुणसूत्र के बनावट के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र के बनावट के बारे में चलते हैं तो बोला जा रहा है कि जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, ठीक है ना, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोनी माटा कहा जाता है, क्रोमोनी माटा कहते हैं। और प्रत्येक क्रोमोनी माटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है, अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है, 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है ना, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ दिए, अब तनी समझ जाइए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है ना, ये मान लीजिए आपका गुणसूत्र हो गया। तो बोला जा रहा है कि एक गड्ढा इसमें एक जगह रहेगा, गड्ढा, इसमें जेली के समान क्या भरा रहेगा ना, पदार्थ भरा रहेगा, जिसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में आप गौर से देखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये गड्ढा है, तो मैट्रिक्स में यदि गौर से दिखाई दीजिएगा तो 2 कुंडली दिखाई देगा ऐसा, जो आपस में क्या रहेगा ना, लिपटा हुआ रहेगा, महीन रहेगा। 2 परस्पर लिपटे कुंडली दिखाई देगा, और जिसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रोमोनी, क्रोमोनी माटा, क्रोमोनी माटा बोलेंगे, ठीक है ना। आई 2 गो हैं, तो प्रत्येक मतलब इसका एक क्या करेगा ना, अर्ध गुणसूत्र के रूप मतलब काम करेगा, या फिर अर्ध गुणसूत्र कहलाएगा।
इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र है ना, यह 2 क्रोमेटिड का बना होता है। तो बात समझ में नहीं आ गई? यहाँ पर एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है कि ये दोनों एक निश्चित स्थान पर जुड़े होते हैं। तो निश्चित स्थान का मतलब इसी स्थान के बारे में बात हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए गुणसूत्रों पर बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं। अब देखिए एक नया शब्द है यह। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कैप्सूल देखे हैं? कैप्सूल, कैप्सूल जो खाया जाता है, जिसका एक भाग उजला होता है, एक भाग लाल होता है। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम का एक संरचना बना रहे हैं। यह है क्रोमोसोम। इसमें एक तरफ डीएनए है और एक तरफ प्रोटीन है। ये बीच में जो पार्ट आपका बताया गया है गड्ढा, जिसको क्या बोला गया है? जो भी बोला गया उस नाम को याद कर लीजिएगा आप। ठीक है। अब जीन एक नया शब्द आ रहा है जो क्या रहता है ना, इसी गुणसूत्र पर बैठे रहता है। मतलब बोले तो माजा काटने के लिए बैठा रहता है। ठीक है ना। एकदम बैठ के कहेगा गुणसूत्र तू हमारे लिए बन गया नाव, अब तू जिधर जाएगा हम घूमेंगे उस पर। ठीक है ना। तो अब हमें समझना है कि गुणसूत्र क्या है, कहाँ बना, कैसे आके बैठ गया। ठीक है ना। तो सुनिएगा क्या यहाँ पर बोला गया है कि गुणसूत्र पर बहुत सारे क्या होते हैं ना, जीन उपस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करते हैं ना, लक्षणों का हस्तांतरण करते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि यह जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तो एवं गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है। अच्छा अब रुक जाइएगा, अब आगे बढ़िएगा तो बाउंस मार देगा। ठीक है ना। सबसे पहले जीन क्या है यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना। उसको हम अपने पास से बता रहे हैं जीन क्या होता है। ठीक है ना। तो जीन है ना हमारे शरीर में जितना गुण है ना, इसको प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता का जो बाल है वह काला है, तो वह एक जीन ही उस बाल को काला किया है। ठीक है ना। एक जीन है जो लंबा कर देगा हाइट, एक जीन है जो हाइट को बौना कर देगा, एक जीन है जो आँख के कलर बदल देगा, एक जीन है जो चेहरा का कलर बदल देगा। तो ये जीन होते हैं, यह क्या करते हैं ना, अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। ठीक है ना। आई किस पर आकर बैठेंगे? गुणसूत्र पर आकर बैठेंगे, क्रोमोसोम पर आकर बैठेंगे। यही गुणसूत्र क्या होगा, जब सेक्स होता है तो जाता है पुरुष से किस में, मादा के अंदर। इसी गुणसूत्र पर क्या होगा, वो जीन बैठा रहेगा। बात समझ में आई? हमको काय के लिए शर्म, हम पूरा खोल के बता रहे हैं। इसी गुणसूत्र पर क्या रहेगा ना, बैठा रहेगा क्या चीज, जीन। वहाँ पर जब जीन जाएगा तो वहाँ पर जो अंडाणु होता है उसमें मादा का भी जीन रहेगा। अब इस जीन में मतलब पुरुष वाले जीन में और मादा के जीन में लड़ाई होगा। जौन जीत जाए आने वाला बच्चा पर उसी जीन का गुण प्रभावी होगा। ये गारंटी है कि दोनों नहीं जीत सकता है, एक गुड़ा अप्रभावी होगा, एक गुड़ा प्रभावी होगा। इस तरह से बनता है क्या ना, आनुवांशिकता कैरेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए वंशागति, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है ना, वंशागति का वाहक, वाहक समझ रहे हैं क्या बोलता है? अरे हम लोग बस को, ट्रेन को वाहक नहीं बोलते हैं, जिस पर बैठ के हम घूमते हैं,
तो जीन किस पर बैठकर घूम रहा था? गुणसूत्र पर घूम रहा था। तो गुणसूत्र को क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देखिए, गुणसूत्र के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ना, हस्तांतरित होते रहता है जीन। मतलब आपके माता पिता से आप में आया, आप में से आपके बच्चे में जाएगा, उसी गुणसूत्र पर बैठे बैठे, ठीक है ना। फिर हो सकता है तो उससे बच्चे के उसके बच्चे के बच्चे में जाएगा, फिर उसके बच्चे से बच्चे के बच्चे में जाएगा। ऐसा है ना, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है ना। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या एक ही गुणसूत्र वहां से आ रहा है? तो नहीं यार, गुणसूत्र एक ही नहीं आ रहा है। गुणसूत्र मर भी रहा है फिर बन भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो जीन है ना, जीन 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 वो एक ही आ रहा है, वो नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। जीन नहीं बदल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ से संरचना दूसरी बॉडी पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जीन गुणसूत्र की काम खत्म हो जा रही है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि जब आप देखे थे केंद्रक में तो जो धागा नुमा संरचना दिखाई दिया था, उसके अलावा एक और चीज दिखाई देगा जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रिका कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण, ठीक है ना। आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो केंद्रिका में होता है, केंद्रिका में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, गुणसूत्रों को वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सुथर और बोबरी ने दिया था, बोबरी ने। अब चलिए हम बात करेंगे डीएनए प्लस आरएनए के संरचना के ऊपर। तो डीएनए के अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, चूँकि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है ना। और जो डीएनए है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। पॉली का मतलब बहुलक का संकेत मिल रहा है, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब जानते क्या होता है? शर्करा होता है, ठीक है ना। अब शर्करा में कौन शर्करा? जैसे डीएनए का फुल फॉर्म आप समझिएगा ना, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो राइबोज जैसे चीनी एक शर्करा है ना, तो राइबोज भी एक शर्करा होता है, ठीक है ना। चीनी एक शर्करा है, राइबोज भी एक शर्करा है। अब एक होगा ऑक्सी राइबोज, मतलब ऐसा राइबोज शर्करा जिसमें ऑक्सीजन मिला रहे। एक होता है डीऑक्सी राइबोज, तो ऐसा राइबोज शर्करा जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो सिंपली बात करें ना, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है, आरएनए में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। आरएनए डीएनए क्या है? तो यह शर्करा एक प्रकार का चीनी। अब उस चीनी से खाने वाला चीनी का तुलना मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीनी आप खाते हैं वो सुक्रोज है। ये जो शर्करा की बात हो रही है ये राइबोज है, ठीक है ना। लेकिन दोनों चीनी है, ठीक है ना। अरे यार, चीनी का बहुत सारा वैरायटी होता है, बहुत सारा प्रकार होता है, उसी में से हम राइबोज सुक्रोज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है डीएनए के बारे में, ठीक है ना। कि ठीक है, यहाँ पर आप तो जान गए कि डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है ना, जो किसका बार बार दोहरा करने से बन रहा है ना। तो ये बार बार दोहरा करने से बन रहा है न्यूक्लियोटाइड का। अर्थात आपको समझना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो सिंपली जानिए, न्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ होता है। एक फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, एक फॉस्फेट होता है, ठीक है। एक फॉस्फेट होता है, और दूसरा को न्यूक्लियोसाइड ही बोला जाता है। दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक शुगर और एक बेस से मिलकर बनता है, क्षार से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये शुगरे है, चीनी ही है मेन चीज़, ठीक है ना। चाहे वो ऑक्सी का बात हो, मतलब आरएनए की बात हो या डीएनए की बात हो, मेन चीज़ यह शुगर ही है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं
शर्करा के बारे में तो आपको हम बता दिए हैं कि शर्करा रहेगा तो कौन, राइबोज शर्करा रहेगा। किस में, तो आरएनए में राइबोज रहेगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज रहेगा, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला राइबोज। ठीक है। अब क्षार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्षार 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। देखो यार, ये नाम है ना, तुमको रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, नाम को मैं नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है ना। नाम है एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। ये आपस में अपना पेयर बनाकर जुड़ा रहता है। ठीक है ना। जैसे ये जो एडिनिन रहेगा ये थाइमिन से जुड़ा रहेगा, और जो ये गुआनिन रहेगा ये साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। ये एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये सब याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, डीएनए में बोला जा रहा है कि अणु के संख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थाइमिन से या साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध रहता है, और साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध रहता है। ठीक है। 1953 में जो क्या नाम है इसका, जेडी डाकू नहीं, जेडी वाटसन। ठीक है ना। क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। इस काम के लिए उस लोगों को 62 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब द्विकुंडली संरचना के बारे में क्या यहाँ पर तो नहीं लग रहा है बताया गया है, नहीं बताया गया है। ठीक है ना। तो नहीं बताया गया तो छोड़िए, नहीं बताया गया, हम थोड़ा सा बता रहे हैं द्विकुंडली संरचना के बारे में। नहीं, हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं उसको। ठीक है ना। खैर, आगे देखिए, बोला जा रहा है कि डीएनए का कार्य क्या होता है। तो डीएनए का कार्य क्या होता है कि जो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, जीन इसका इकाई है, जीन इसकी इकाई है, जीन इसकी इकाई है। मतलब कहने का मतलब है ना कि डीएनए के छोटे भाग को जीन कहा जाता है। ठीक है ना। डीएनए के छोटे भाग को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। वही बोला गया जीन इसकी इकाई है। ठीक है ना। और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कौन, डीएनए ही प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना किया था, ये तो सबको मालूम होगा, इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। आरएनए का निर्माण के बारे में बात करें तो आरएनए तो आपको पता चल गया कहाँ निर्मित होता है, तो केंद्रिका में निर्मित होता है, और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है। और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है। डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। तो कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है आरआरएनए, दूसरा बोला जाता है टीआरएनए, और तीसरा बोला जाता है एमआरएनए। ये जो आरआरएनए है ये क्या करता है, ये आरआरएनए है या राइबोसोम पर लगा रहता है, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है आरआरएनए। ठीक है ना। टीआरएनए है या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। मतलब प्रोटीन कौन चीज़ से बनता है, एमिनो अम्ल से नहीं बनता है। तो एमिनो अम्ल राइबोसोम के लगे थोड़े रहता है, वो तो जाके पकड़ के आता है, लाता है टी राइबोसोम कोशिका द्रव में से। एक एमआरएनए है तो यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है ना वो आसानी से पकड़ा जाता है। ठीक है।
इसके बाद आगे चलिए, डीएनए आरएनए में थोड़ा सा अंतर है। तो डीऑक्सी शर्करा होता है डीएनए में, राइबोज में माने आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। ये सब बात बताइए, दिया गया है, कोई दिक्कत होगा। अब जंतु कोशिका अपादप कोशिका में अंतर, तो अब अंतर पढ़ना पड़ेगा का, नहीं पढ़ना पड़ेगा यार, सब एक एक पार्ट झाड़ दिया गया है। अब क्या यहाँ पर खोजकर्ता को देखना पड़ेगा, आप देख लेना यार, हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर। अब बात करेंगे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसको अगले क्लास में ढूंढा जाएगा।